सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज हम लोग बच्चों मिले हैं इसके चैप्टर के आखिरी लेक्चर में। आखिरी लेक्चर के लिए लास्ट लेक्चर जो है उसमें हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कितनी एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक एटम से, जब वो आइसोलेटेड फॉर्म में होता है और ग्राउंड स्टेट में होता है, उसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। फिर हम लोगों ने बात की थी कि आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे पहला हमने पढ़ा था साइज, दूसरा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरा कहीं ना कहीं हम लोगों ने शायद नहीं पढ़ा था, दो ही तो पढ़े थे। एक तो पढ़ा था हम लोगों ने, जहाँ तक मुझे याद है कि पक्का, कि अगर हम इलेक्ट्रॉन देते रहते हैं, डोनेट करते रहते हैं, तो साइज छोटा होता रहता है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकेंड आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन, एक तो वो बात की थी। सेकेंड हम लोगों ने बात कर ली थी कि लेफ्ट टू राइट जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे कैसे आयनाइजेशन एनर्जी चेंज होती है, जिसका साइज के साथ भी रिलेशन पड़ा था। और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नेचर ऑफ एलिमेंट के लिए भी बात करी थी कि मेटल है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, नॉन मेटल है तो ज़्यादा होगी, और नोबल गैस है तो बहुत ही ज़्यादा होगी। चलो, आज हम लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी के दो फैक्टर्स और पढ़ने हैं। एक है शील्डिंग इफेक्ट और एक है पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, उससे पहले हम लोग आपको याद दिला दें कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, और उसमें आज हम तीसरा फैक्टर आप कह सकते हो, या अगर आपने मेटल नॉन मेटल वाले को चौथा तीसरा फैक्टर बनाया तो चौथा फैक्टर वो सब चलता है। लेकिन जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ये आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है। इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। अब शील्डिंग इफेक्ट यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। पहली बात तो, जब अंदर के इलेक्ट्रॉन्स यानी जब इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसको शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। विच मीन्स कि अगर ये हमारे पास एक पॉजिटिव न्यूक्लियस है और ये हमारे पास पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल, और ये मान लो पांचवा शेल, और पांचवें शेल में मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो इसके पास हमारे पास 4s भी होगा, इसमें हमारे पास 4p भी होगा, ये हमारे पास 4d भी होगा, और ये हमारे पास 4f भी होगा। तो जब अंदर के इलेक्ट्रॉन्स 4s के पास मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, 4p के पास मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है, 4d के पास 10 है और 4f के पास 14 है, तो ये अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार रहे होते हैं, रिपेल कर रहे होते हैं। दिस इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। तो जब अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, शील्ड करते हैं, न्यूक्लियस तक जाने से रोकते हैं, उसको शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। तो शील्डिंग of nucleus from electrons of outermost shell by inner electrons, इसको हम लोग कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब एक क्वेश्चन, एस के, पी के, डी के, एफ के सारे इलेक्ट्रॉन्स लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहे होंगे ताकि वो न्यूक्लियस तक ना जा पाए। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा अच्छे से धक्का कौन मारेगा? तो अगर ये सवाल मैं जब भी बच्चों से पूछता हूं तो मैं हमेशा एक ही आंसर पाता हूं और वो है एफ। क्यों? क्योंकि एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पी के पास 6 हैं, डी के पास 10 है और एफ के पास 14 है। अब अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल क्यों करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, और बाहर वाला जो ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज नेगेटिव ही होगा ना। तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव से नेगेटिव को रिपेल करके दूर फैला देते हैं, एक दूसरे से एक्सपैंड कर देते हैं। दैट इज सिंपल। ओके, ठीक है, रिपेल किया, दूर हो गए। ओके, लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से समझूं कि कौन सबसे ज्यादा रिपेल करता है, एस वाले, पी वाले, डी वाले, एफ वाले, सबसे ज्यादा शील्ड, सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन करता है? तो आंसर है एस, नॉट एफ। और यहां पे एक बहुत बड़ी एक बात आती है कि ऑर्डर ऑफ शील्डिंग जो है वो सबसे ज्यादा एस ऑर्बिटल करते हैं, फिर पी करते हैं, फिर डी करते हैं और फिर एफ। और यही कारण है कि जो एस ब्लॉक वाले लोग हैं ये, और पी वालों को हम लोग गुड शील्डर्स भी कहते हैं।
और वहीं पे डी और एफ वालों को हम लोग बैड शील्डर्स भी कहते हैं। ये लोग गुड शील्डर्स होते हैं और ये लोग बैड शील्डर्स होते हैं। ऐसा क्यों? अब आप सोच रहे हो कि एफ के पास तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। इतना बड़ा अमाउंट है कि वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, धक्का मारेगा, तो ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट तो 14 का होना चाहिए। बट दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि वो इलेक्ट्रॉन कितनी जगह पे बैठे हुए हैं। तो मैं हमेशा से इसको एक इस तरीके से समझाता हूँ एग्जाम्पल से, इसको आप गलत वे में ना साउंड करें ऑनलाइन पे, कि मैं ऐसे बोलता हूँ कि मान लो एक लड़की है जो कि एक मॉल में गई और उसको किसी ने छेड़ दिया, जो कि ऑब्वियसली बात है, बहुत गलत बात है, लेकिन छेड़ दिया। और वो लड़की कहती है कि मेरे को मत छेड़ो। तो जो लड़का छेड़ता है वो कहता है क्यों? तो वो लड़की कहती है क्योंकि मेरे 14 भाई हैं। तो वो लड़का बोलता है कि वो 14 भाई कहाँ हैं? तो जो लड़की है वो कहती है कि एक भाई मेरा किसी दूसरे देश में है, अमेरिका में है, एक मेरा भाई जो है वो अफ्रीका में रहता है, एक ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ऐसे करके 14 भाई पूरे देश में जो फैले हुए हैं। तो वो जो लड़का है वो कम डरेगा, वो शील्ड कम होगा, वो कम डरेगा, क्योंकि वो 14 इलेक्ट्रॉन, वो 14 भाई बहुत दूर दूर हैं। समझ रहे हो आप? वो वहां कैसे आ जाएंगे इतनी जल्दी? इन अ गुड वे समझे इस एग्जाम्पल को। ऐसे ही फिर एक डी नाम की लड़की को छेड़ा जाता है। वो 10 भाई हैं उसके, वो पूछता है वो 10 भाई कहाँ हैं? तो वो बोलता है इंडिया के अलग अलग कोने पे हैं। एक जम्मू कश्मीर में रहता है, एक तमिलनाडु में रहता है, एक गुजरात में रहता है, एक हरियाणा में रहता है, ऐसे करके 10 भाई अलग अलग जगह पे। वो लड़का अगेन थोड़ा सा कम और डरेगा, डरेगा ही नहीं, क्योंकि वो लड़का भाई फिर से दूर दूर हैं। वहीं पे जो पी है उसके 6 भाई हैं और वो 6 भाई दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन वो अलग अलग, कोई पीतमपुरा में रह रहा है, कोई रोहिणी में रह रहा है, कोई ढाला में रह रहा है, कोई ऐसे अलग अलग दिल्ली में अलग अलग जगह पे रह रहे हैं। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा डरेगा, बिकॉज वहाँ से उनको आने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। लेकिन एस को जब छेड़ता है वो, तो वो लड़की बोलती है कि मेरे को मत छेड़ो, मेरे 2 भाई हैं। और वो कहता है कि तेरे दोनों भाई कहाँ हैं? तो वो साइड से निकल के आते हैं बच्चों। और ऑब्वियस बात है वो सबसे ज्यादा डर जाएगा, बिकॉज भले 2 भाई हैं लेकिन वो साथ ही खड़े हुए हैं। तो इसको इस तरीके से समझो कि 14 भाई का कोई फायदा नहीं हुआ उधर, क्योंकि वो बहुत दूर दूर थे। लेकिन 2 भाई जो कि उसके साथ लड़की के थे, उसने उसको शील्ड कर दिया, क्योंकि वो बहुत पास बैठे हुए थे एक दूसरे से। तो यही तरीका बस हम शील्डिंग इफेक्ट में समझ सकते हैं कि भले एफ के पास 14 इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत दूर दूर बैठा होता है, जिसकी वजह से उसका साइज बहुत बड़ा होता है। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, एफ का साइज बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू एस, जिसकी वजह से एस के भले ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा अच्छे से शील्ड करता है। अब इसका आयनाइजेशन एनर्जी से क्या लेना देना है? तो अब अगर आप अगर लगाओ कि अगर शील्डिंग इफेक्ट, इसको मैं एस ई बोल रहा हूँ, अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो जो साइज है वो बढ़ जाएगा। कैसे? अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो लास्ट वाला जो शेल है वो रिपेल ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाएगा। साइज बढ़ जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। वहीं पे अगर शील्डिंग इफेक्ट कम है, शील्डिंग इफेक्ट कम किस में होता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। क्यों भाई एफ ब्लॉक में कम क्यों होगा? क्योंकि उनमें एफ और डी में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि बैड शील्डर हैं। शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली साइज में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। साइज में कॉन्ट्रैक्शन आया, साइज कम हो गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी शील्डिंग इफेक्ट को समझते हुए, ठीक है जी। इसके बाद इसका बिल्कुल उल्टा आता है हमारे पास, इसका बिल्कुल उल्टा आता है हमारे पास, और वो आता है अगला और लास्ट फैक्टर, विच इज पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है अगर हम इसको समझें, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट इज ऑपोजिट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। यानी कितनी ताकत से लास्ट वाला शेल पेनिट्रेट हो रहा है टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो टेंडेंसी ऑफ outermost shell to penetrate towards न्यूक्लियस। यानी क्या? टेंडेंसी की स्पेलिंग क्या लिखी है मैंने? कितनी ताकत से आउटर मोस्ट शेल जो है वो न्यूक्लियस की तरफ जाना चाह रहा है। देखो शील्डिंग इफेक्ट में क्या था? अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे थे दूर भागने के लिए,
पेनिट्रेशन में उल्टा है, जो लास्ट वाला शेल है वो कितनी ताकत से न्यूक्लियस की तरफ आना चाह रहा है, इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब यहाँ पे पहली बात तो आप शील्डिंग इफेक्ट में कंफ्यूज मत होना, ये पेनिट्रेशन इफेक्ट अलग है। पेनिट्रेशन इफेक्ट में ये 4s है, ये 4p है, ये 4d है और ये 4f है। अभी तक क्या था, हम कह रहे थे अंदर वाला इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को कितना धक्का मारेगा, अब लास्ट में ही यही है, ये है 4s2, ये है 4p6, ये है 4d10 और ये है 4f14 मान लो। अब अगर यहां से उल्टा इफेक्ट देखें कि कौन न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा प्यार करता है, अट्रैक्शन शो करता है, तो s करता है, p करता है, d करता है या f करता है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो हमने सीख लिया था कि सबसे अच्छा शील्डिंग इफेक्ट कौन कर रहा है, s। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को सबसे अच्छे से रिपेल कौन कर रहा है, s। लेकिन यहां पे सवाल अलग है, यहां सवाल यह है कि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स कितनी ताकत से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार रहे हैं, ये बिल्कुल अलग बात है। वो शील्डिंग इफेक्ट में है ना कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन कितने धक्का मार रहे हैं, यहां पे हम कह रहे हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट में कि कितनी ताकत से ये वाले जो सबशेल्स हैं ये न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं, इसको पेनिट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। और सबसे बेहतर, सबसे अच्छा पेनिट्रेशन इफेक्ट कौन शो करता होगा आपके हिसाब से, ये आंसर आप स्टैम्प पे दें। 11 मिनट 30 सेकंड के आसपास टाइम स्टैम्प पे प्लीज आंसर दीजिए कि किसका सबसे अच्छा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा। ऑर्डर ऑफ किसका पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे अच्छा होगा, ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे अच्छा पेनिट्रेशन इफेक्ट आपके हिसाब से किसका होगा। तो आंसर है सबसे अच्छा पेनिट्रेशन इफेक्ट एस का ही होगा, यानी एस सबसे अच्छे शील्डर भी है क्योंकि वो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से रिपेल करते हैं, और एस वाले अच्छे पेनिट्रेटर भी हैं क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है। तो उनका अगर न्यूक्लियस, अगर उनका लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन से नफरत ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है, तो न्यूक्लियस से प्यार भी तो ज्यादा होगा ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। तो ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात की जाए तो एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का, यानी कि ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसीलिए एस और पी वाले गुड पेनिट्रेटर्स भी हैं और डी और एफ वाले बैड यानी पुअर पेनिट्रेटर्स भी हैं। और अगेन आई होप आप समझते हो कि अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज जो है वो छोटा होगा, बिकॉज साइज कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। वहीं पे अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट कम होता चला गया तो साइज में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, साइज बढ़ेगा और आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि पेनिट्रेशन इफेक्ट कुछ इस तरीके से डिसाइड करता है आयनाइजेशन एनर्जी को, ठीक है जी, उल्टा हिसाब किताब। तो इसी के साथ हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट जो है वो खत्म होता है। अब हमारे पास इस चैप्टर में दो आखिरी टॉपिक, अच्छा इस चैप्टर में छोटे छोटे टॉपिक्स और भी हैं कि वो एक टेबल है जिसमें आपको एक 100 एलिमेंट से ऊपर को याद करना है कि कैसे IUPAC नेम करें, वो तो आपको टेबल याद करनी है। जैसे मान लो 102 पे कोई एलिमेंट है, उसका क्या IUPAC नेम देंगे, तो जैसे आपको शायद याद होगा एक टेबल है NCERT में, आप चेक करिएगा, जिसमें 1 पे आएगा तो हमें बोलना है अन, 0 पे आएगा तो नील। तो मान लो 101 है तो नाम हो जाता है अन, 0 के लिए नील और फिर 1 के लिए अन और पीछे लगा देते हैं IUM, तो नाम हो जाता है अनिल अनियम, ऐसे नाम है। जैसे कि मान लो 105 है तो 1 पे आ गया अन, फिर 0 पे आ गया नील, वो टेबल बनी हुई है कि 1 को क्या बोलना है 0 को, अब 5 को बोलते हैं पेंट और नाम के पीछे लगाना है IUM, तो हो गया अनिल पेंटियम। ऐसे करके 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे आता है, कभी चांसेस थोड़े कम होते हैं लेकिन आ जाता है, वो टेबल आप देख लेना। और मोटा मोटा बात ये है कि हम लोगों को अब बेसिक बात ये करनी है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये क्या होते हैं, दोनों को हम साथ साथ लेके चलेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों साथ साथ चलेंगे, लेकिन पहले इनकी बेसिक डेफिनेशंस को समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। इसको हम लोग EGE से रिप्रेजेंट करते हैं, EGE से
क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? देखो, जब कोई एटम से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो हमें उसको एनर्जी देनी है कि भैया कितनी एनर्जी दे कि उससे एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। लेकिन वहीं पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस थोड़ा सा उल्टा। शायद आपको नाम से पता लग रहा हो, यहाँ पे पहली बात तो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा, कितनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेगा, कितनी एनर्जी को वो एमिट करेगा, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसकी डेफिनेशन अगर हम बोले तो एनर्जी रिलीज्ड, कभी कभार एब्जॉर्ब भी होती है लेकिन फिर वो हम देखेंगे, लेकिन अभी मेन डेफिनेशन में हम रिलीज दिखते हैं। एनर्जी रिलीज्ड बाय एन एटम टू गेन an electron in standard conditions। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब वही है कि भाई आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो एनर्जी रिलीज्ड बाय एन एटम टू गेन एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। पहली बात तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी एटम उतना ज्यादा स्टेबल हो रहा है इलेक्ट्रॉन लेने पे। जरा समझो ना, मान लो एक एटम ए है जो -10 जूल एनर्जी में चेंज लाता है, मतलब 10 जूल एनर्जी को रिलीज करता है जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और वहीं पे एक बी नाम का एटम है जो -200 जूल एनर्जी जो है वो निकालता है, मतलब कि 200 जूल एनर्जी रिलीज करता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो साफ दिख रहा है शायद आपको कि 200 जूल एनर्जी निकालने का मतलब है कि वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है, वो ज्यादा खुश हो रहा है। यानी बी जो है वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसका मतलब बी जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने में ज्यादा खुश है, इलेक्ट्रॉन गेन करने में ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब ज्यादा स्टेबल हो रहा है। एनर्जी रिलीज करना मतलब अपनी एनर्जी कम करना, और केमिस्ट्री में अपनी एनर्जी कम करने का मतलब होता है स्टेबिलिटी की तरफ जाना। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर नेगेटिव में है तो इसका मतलब है कि एटम इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन रेडिली, यानी वो अपने आप इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रहा है। आप समझ रहे हैं? और अगर ऐसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मान लो पॉजिटिव आ गई तो एटम इज नॉट गेनिंग इलेक्ट्रॉन रैपिडली, और रैपिडली से कहने से बढ़िया है रेडिली का यहाँ, यानी वो गेन नहीं करेगा, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन वो गेन आसानी से नहीं करेगा, वो रेडी नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करने के, लेकिन फिर भी हम करवा सकते हैं, वो अलग बात है। अब अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि फॉर नॉन मेटल्स, ये जो टॉपिक अब मैं कराने जा रहा हूं थोड़ा सा आपको इसके लिए और आपकी निगाह खोलेगा। फॉर नॉन मेटल्स, और अगर मैं यहाँ बात करूं फॉर मेटल्स, एक तरफ मैंने बात की मेटल्स की, एक तरफ मैंने बात की नॉन मेटल्स की, तो आपके हिसाब से अगर मैं ऐसे बोलूं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है नॉन मेटल्स की और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो मेटल्स की, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है या लेना चाहते नहीं है, जिस वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव का मतलब है हमें एनर्जी देनी पड़ रही है जबरदस्ती उनको इलेक्ट्रॉन गेन करवाने के लिए। पॉजिटिव का मतलब है ना उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, हमने दी। नेगेटिव का मतलब है उसने रिलीज करी, और अगर एनर्जी उसने रिलीज की और नेगेटिव में आई तो इसका मतलब है वो खुश है इलेक्ट्रॉन लेने में। और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेने में खुश होते हैं अक्सर, आपको पता ही है, इसलिए अक्सर उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव होती है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ऐसा नहीं होता कि ज्यादा या कम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में होता है मोर नेगेटिव या लेस नेगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव हो रही है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब
इजी टू गेन इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान हो रहा है। और अगर मैं कह रहा हूं लेस नेगेटिव हो रही है या मोर पॉजिटिव हो रही है, जो कि एक ही बात है। अगर मैं कह रहा हूं लेस नेगेटिव या मोर पॉजिटिव, जो कि एक ही बात है। अगर मैं कह रहा हूं लेस नेगेटिव या फिर मोर, कोई चीज अगर लेस नेगेटिव की तरफ जा रही है तो मोर पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो उसके मुकाबले डिफिकल्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन है। हम कह रहे हैं ऊपर वाले के मुकाबले इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। कंपैरिजन ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में किया जाए तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए कि आप इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहे हो। ठीक है जी, तो इस तरीके से इस बात को समझना है, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अगर मैं 2 पॉइंट में समझाऊं तो अगर इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो है क्या, ये कितनी एनर्जी कोई रिलीज करता है जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब अगर ये नेगेटिव में आ रही है तो इसका मतलब है एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने में खुश है, वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। बट अगर ये पॉजिटिव में आ रही है तो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नहीं करेगा, हम करवाएंगे, वो अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन हमें देनी पड़ेगी ना एनर्जी। यार देखो, एक तरफ तो क्या है, एक मान लो घी तोरी की सब्जी पड़ी हुई है और आप मान लो पेरेंट्स हैं, तो आपको अपने बच्चे को ना, वो अपना, आपका बच्चा खुद नहीं जाएगा खाने, आपको जबरदस्ती उसके मुंह में ना वो ठूसना पड़ेगा। तो लेकिन जब वो खाएगा उसको अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन उसकी सेहत के लिए तो वो बेहतर है ना। बिल्कुल ऐसे ही आगे जाके होने वाला है हायर क्लासेस में, कि भले ही एक सब्सटेंस के लिए हो सकता है कभी कभार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाए और हमें जबरदस्ती उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़े, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो खुश हो जाए, ऐसा होगा। लेकिन एक तरफ अगर मोमोज पड़े हुए हैं या कोई ऐसी डिश पड़ी हुई है जो आपको अच्छी लगती है, तो पेरेंट्स को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, एटम खुद जाता है, बच्चा खुद जाता है, इलेक्ट्रॉन यानी खाना खुद ही गेन करता है और खुश भी होता है, डांस भी करता है, बल्ले बल्ले भी करता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो उसकी सेहत के लिए अच्छा भी होता है, कभी कभार बुरा भी होता है, वो सारी, यार देखो, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या हो रहा है वो अलग बात है, इधर पहले की बात है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा हूं, अच्छा, तो मैं अगर इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा तो मेरी एनर्जी नेगेटिव में होगी, इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन गेन करके खुश हो जाऊंगा। और अगर मेरा पॉजिटिव है तो इसका मतलब मेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। बट उसके बाद के इफेक्ट्स क्या होते हैं वो तो बात की बात है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगेन बहुत इजी लगेंगे आपको ये फैक्टर्स, क्योंकि आप आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स पढ़ चुके हो। पहला है साइज, अगर साइज बढ़ा तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल हो जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव या मोर पॉजिटिव हो जाएगी, जो कि अभी हमने यहां पढ़ा पीछे वाली स्लाइड में। और अगर साइज छोटा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होता चला जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव या फिर लेस पॉजिटिव होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से समझेंगे साइज। दूसरा है हमारे पास, साइज के बाद दूसरा जो पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है वही लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। तो देखा जाए तो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम इसी में इंक्लूड हो गया वैसे तो लेफ्ट टू राइट अगर मैं एक पीरियोडिक टेबल में जाऊंगा तो साइज छोटा होता रहेगा, साइज छोटा होता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होता चला जाएगा। और अगर मैं बात करूं टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है टॉप टू बॉटम में वो लेस नेगेटिव या मोर पॉजिटिव होती चली जाएगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आओ तो आपको पता है साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल होता चला जाएगा। अगेन यहाँ पे वो सारे फैक्टर्स तो लागू होते ही है, वो मैंने पीछे लिखवा दिया आपको वाला फैक्टर, जो आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो कि मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, नॉन मेटल्स के लिए ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि नॉन मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो मैं बनाना चाहूंगा वो है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट में भी अगेन आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि शील्डिंग इफेक्ट से अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो साइज बढ़ेगा तो फिर वही वाली सिचुएशन आ गई कि इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव या मोर पॉजिटिव हो जाएगी। और अगेन इसका उल्टा भी है, सेम ऐसा करते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट के लिए भी बात कर लेते हैं। पेनिट्रेशन इफेक्ट में क्या, अगेन पेनिट्रेशन इफेक्ट जब बढ़ता है
तो साइज छोटा होता है, साइज छोटा होगा तो अगेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो मोर नेगेटिव होती चली जाएगी। तो वो खेल जो है वो उसके हिसाब से चलेगा। दैट इज नॉट द पॉइंट, दैट इज नॉट द इशू। ओके, कूल है, डन है। तो वो सारी चीजें जो है वो सेम रहेंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, डन। अब यहाँ पे अगर हम ये वाली बात समझ गए, ये वाला खेल समझ गए, तो हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है अगर इसको हम बोलें, तो कितनी एनर्जी जो है कोई एटम रिलीज करता है जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। और ये अगर नेगेटिव हुई तो अच्छी बात है, और पॉजिटिव हुई तो भी अच्छी बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप समझें। लेकिन हाँ, अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वो वाली बात साबित होती है। ठीक है, नोबल गैसेस के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं कर पाते। कूल, डन, ओके। अब अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इसको हम En- से शो करते हैं। यार देखो भाई साहब, एक बहुत भावुक सी लाइन बोलूंगा मैं आपसे, आप बताना मेरी बात से सहमत हो कि नहीं हो। किसी चीज से प्यार करना अलग बात है, और उसको पा लेना ये अलग बात है। पता नहीं आप क्या सोच रहे हो, लेकिन वो नहीं सोचना जो आप सोच रहे हो। आपको जो आप नहीं सोच रहे हो वो सोचना है। क्या सोचना है मैं आपको सोचवाता हूं बच्चों। लेकिन आप मुझे बताइए, इसको इस तरीके से समझते हैं कि मान लो मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको एक हाथी से प्यार है। आप मान लो कोई बच्चा कहता है कि मुझे हाथी बहुत अच्छा लगता है, मुझे हाथी से बहुत प्यार है। अब मैं आपको बोलूं कि ठीक है मैं तेरे को हाथी दे देता हूं, पर क्या आप वो हाथी लेके खुश होगे? क्या वो हाथी को आप पालना पसंद करोगे? तो शायद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको हाथी से प्यार तो था, जिनको घोड़े से प्यार तो था, जिनको ये सब अच्छे लग रहे थे, इनको बड़े प्यारे लग रहे थे, लेकिन जब मैंने इनको दे दिए तो ये उनको पाल नहीं पा रहे। बिल्कुल ऐसा ही होता है बच्चों कि हम इलेक्ट्रॉन से कोई एटम बहुत प्यार कर रहा होता है, लेकिन अच्छा मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है तो वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसको इलेक्ट्रॉन लेने पे वो खुश भी होता है। बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि एटम इलेक्ट्रॉन से प्यार तो बहुत कर रहा होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन लेने पे खुश नहीं होता। तो ये यानी ये मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि किसी चीज से अट्रैक्शन और किसी चीज को पा लेना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, समझ रहे हो? तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ये एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन से प्यार है, यानी कि एफिनिटी for electron is called electronegativity। इलेक्ट्रॉन को लेके जो आपकी एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन को लेके जो आपकी एफिनिटी है, मतलब एफिनिटी का मतलब प्यार होता है। इलेक्ट्रॉन को लेके आपका जो प्यार है, जो अट्रैक्शन है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन से आप कितना प्यार करते हो, इलेक्ट्रॉन से आपका क्या अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन से कितना लगाव है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप कहोगे ये और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलग कैसे हैं? दोनों बहुत अलग हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है जब आप एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हो तो आप कितना खुश होते हो, आप कितनी एनर्जी रिलीज करते हो, और ये आपको इलेक्ट्रॉन से प्यार कितना। अभी आपने इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है, बस आपको इलेक्ट्रॉन से प्यार कितना है। अब आप मुझे बताओ क्या प्यार को नापा जा सकता है? आंसर है नहीं, बस इसे कंपेयर किया जा सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं आउट ऑफ 5 आप अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करते हो, तो आप 1 बोल दोगे, 2 बोल दोगे, 3 बोल दोगे, 4 बोल दोगे, 5 बोल दोगे, जो ही बोल दोगे, लेकिन वो आपने मेजर थोड़ी ना किया, वो तो आपने बस बोल दिया ऐसे ही। इसको नापा नहीं जा सकता, एफिनिटी को नाप नहीं सकते, बस हम कंपेयर करके कुछ वैल्यूज बोल सकते हैं। और इसीलिए हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है, इट्स वैल्यू इज फ्रॉम 0 to 5, इसकी वैल्यू 0 से 5 के बीच में रहती है। अगर मान लो किसी की वैल्यू 4 है, 5 तो किसी की भी नहीं है आज तक, मान लो किसी की वैल्यू 4 है,
तो उसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और किसी की वैल्यू अगर 1 है, 0.5 है, 0.9 है, तो वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ही कम प्यार करते हैं, ना के बराबर प्यार करते हैं। तो इस पहली बात तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर नहीं किया जा सकता। इट कांट बी measured as it is a comparable value। इसको मेजर नहीं कर सकते, ये कंपेरेबल वैल्यू है, मतलब इसको कंपेयर करके कैलकुलेट किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे एक टेबल, पहली बात तो पूरी एनसीईआरटी में बनी हुई है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4 विच इज मैक्सिमम। हमारे पास अगर 122 120 एलिमेंट्स हैं इस दुनिया में, तो इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है विच इज 4, ये मैक्सिमम है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सोडियम, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.9 विच इज वेरी लो। और क्योंकि आप सबको पता है सोडियम को इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं, ये तो बल्कि इलेक्ट्रॉन देता है। लेकिन फ्लोरीन दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आप ऐसा कह सकते हो। और वहीं पर अगर मैं क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की बात करूं तो 3.5, 3 काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लोग हैं। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों सेम बातें नहीं है, तो आप इनमें कंफ्यूज मत हो, दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है आप इलेक्ट्रॉन से कितना प्यार करते हो, टोटली डिफरेंट थिंग। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है आप जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हो तो आप कितनी एनर्जी रिलीज करते हो, अगेन टोटली अ डिफरेंट थिंग। दोनों बहुत अलग अलग चीजें, इनका आपस में कोई मेल नहीं है, कोई मिलाप नहीं है। सबसे पहले आप ये बात को, इस थॉट को क्लियर करें, ठीक है ना। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में एक रिलेशन दे दो मुझे कि भाई इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो सबसे पहला डिफरेंस तो मैंने ही आपको बता दिया। एक्चुअली मैंने आपको दो डिफरेंस तो पता ही दिए। पहला डिफरेंस, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो कितनी एनर्जी रिलीज करता है, इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से आप कितना प्यार करते हो, इसको हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। अगेन वी कैन कैलकुलेट इट्स वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, और हमने की भी है, इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो है वो कांट बी कैलकुलेटेड, कांट बी कैलकुलेटेड बट ओनली कंपेयर्ड। इसकी वैल्यू को हाइपोथेटिकली कंपेयर किया गया है। अगेन इसकी जो एसआई यूनिट है वो जूल पर मोल है, एक मोल पे कितनी एनर्जी निकलेगी। लेकिन इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं है, नो यूनिट, क्योंकि ये तो बस एक नंबर है। इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इसकी वैल्यू हमेशा 0 से लेके 5 के बीच में जो है वो रहती है। अगेन दिस इज नॉट एक्यूरेट, दिस इज नॉट प्रिसाइज, दिस इज नॉट अ गुड वे टू कैलकुलेट दी प्यार टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये बहुत रफ वैल्यूज हैं। रिजल्ट्स बहुत अलग भी मिलते हैं। आपको लगता है कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब आप उसे पा लेते हो तो रिजल्ट्स बहुत अलग देखने को भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे भी ऐसा ही होता है। तो ये बहुत चीजें डिफरेंट हैं दोनों। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि जो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने पर ज्यादा एनर्जी भी रिलीज करता है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी मोर नेगेटिव होती है। लेकिन एक एक्सेप्शनल के, दो चार एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन मैं आपको अभी एक एक्सेप्शनल केस बताऊंगा जो आपके सिलेबस में भी है, इसी चैप्टर में 11th में। अब जो फ्लोरीन है उसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो 4 है, वहीं पे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 है, मतलब विच इज लेस देन फ्लोरीन। तो ज्यादा प्यार इलेक्ट्रॉन से कौन करता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो प्यार है वो इलेक्ट्रॉन से कहीं ज्यादा है। बट स्टिल फिर भी हमने क्या देखा, फिर भी हमने ये देखा कि जब इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात आती है तो क्लोरीन जो है वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। इसका रीजन है कि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है।
ड्यू टू वेरी स्मॉल। देखो फ्लोरीन का फ्लोर, यार देखो आपका घर बहुत छोटा है, आपकी आपके घर की गली बहुत छोटी है, इससे आप कौन सी गाड़ी से प्यार करो ये डिसाइड नहीं होता है। आपको एक बहुत बड़ी गाड़ी पसंद है, भले आपके घर की गलियां छोटी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। प्यार तो हो जाता है, गाड़ी से प्यार तो हो गया, लेकिन जब आपने गाड़ी ली तो आपने देखा कि अरे मेरे पास तो गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं है। बिल्कुल फ्लोरीन के साथ एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। फ्लोरीन के केस में क्या होता है कि फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन से प्यार तो बहुत है, एक्चुअली ये सबसे ज्यादा प्यार करता है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसका साइज पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर आप अकल लगाएं सबसे छोटा है। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज छोटा होता है, ऊपर से नीचे बढ़ता है, तो ये सबसे छोटा है। हाइड्रोजन हीलियम को भी इग्नोर कर रहे हैं, तो ये इतना छोटा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके पास जगह ही नहीं होती है इलेक्ट्रॉन रखने की, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करने लग जाते हैं। तो वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन से बहुत प्यार करता था, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत हाई थी, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जज्बात वक्त सब बदल जाता है। क्यों? रीजन भी क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, और छोटे साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन ही नहीं कर, गेन तो कर लेता है लेकिन गेन करने के बाद खुश नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी नहीं है, उतनी नेगेटिव नहीं होती, एनर्जी रिलीज नहीं करता। वहीं पे क्लोरीन जो कि थोड़ा कम प्यार करता था फ्लोरीन से, लेकिन उसके पास जगह बहुत थी, और जब उसने गाड़ी खरीदी, जब उसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो उसके पास काफ़ी जगह है उसको रखने की, उसको संभाल के रख पा रहा है, क्योंकि प्यार तो वो भी करता है, भले थोड़ा सा कम करता है। तो जीवन ज़्यादा स्टेबल है क्लोरीन का, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, आंसर फ्रेम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन is less negative than chlorine, although fluorine is more electron negative than chlorine। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है जी। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है बच्चों वो समाप्त होता है। अब अगला जो लेक्चर रहेगा हमारा, वो हम एक नया चैप्टर या फिर रिवीजन देखते हैं, बात करेंगे, लेकिन ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। बहुत सारी नई नई टर्म्स आई इस चैप्टर में, उन पर ध्यान दीजिएगा। एक बार एनसीईआरटी भी गो थ्रू कीजिएगा, 2-4 पॉइंट्स और वहाँ से आपको मिलेंगे। और कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन पर लिखिएगा। मिलते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू।